ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 5 में आ गए बेटा। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। So whether you are doing any course, these logics, these basic concepts will be helping you like anything. तो आइए मैं आप सभी को आज अपने इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। आई एम डूइंग F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्लास नंबर, टुडे इज लेक्चर नंबर 5, chapter number 6. We are doing planning with limiting factors. We are in Deepika Padukone series. When there are more than one limiting factors, then we have to take the help of mathematical model. And when I say mathematics, it means equations. And when I say equations, it means a linear equation. When I say a linear equation, it means left hand side is equal to right hand side. अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बेटे आज समझ नहीं आएगा आपको। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो बेटे लास्ट लेक्चर भी मैंने अपलोड किया, अभी का लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूं कि आपको बेनिफिट मिले। बट सभी लेक्चर थोड़ी अपलोड हो सकते हैं, आप बताइए। ये चैप्टर तो चलो मैं अपलोड कर रहा हूं आपके सामने, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले तो जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें और मेरी बातों को ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दें। बिकॉज दिस इज दीपिका पादुकोण लीनियर प्रोग्रामिंग सीरीज। कैटरीना कैफ कर चुके लिमिटिंग फैक्टर सीरीज। दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग सीरीज। तो मैंने दीपिका पादुकोण की बातें करनी है, लेक्चर नंबर 5 की बातें करनी है। आप सब कमर सीधी करके बैठेंगे। आइए जी, मैं सीधा अपनी कहानी की तरफ चल रहा हूं और मेरी कहानी आपके सामने मुंह जबानी। बेटे मैं अपनी स्टोरी शुरू कर चुका, लीनियर प्रोग्रामिंग सीरीज की बातें करना स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 5 and I have told you that whenever there are more than one limiting factor, we have to go for linear programming. We have to go for linear equations. We have to go for equality. We have to go for straight line. We should be aware of the basic features of a straight line. We should know how to draw a straight line, which we have discussed in the last lecture. At least we should have 2 coordinates. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 coordinates होंगे तो हम काफी हद तक आगे जा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट पार्ट लिखें। फ्रेंड्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द फॉलोइंग 8 कंसेप्ट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था कि मैं अभी आपको 8 बातें बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू 8 कंसेप्ट्स और उन 8 कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर डालेंगे बेटे। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में एक केस स्टडी मैंगोज और ऑरेंजेस की हेल्प से, दीपिका पादुकोण सीरीज की हेल्प से, I have explained that what I mean by linear equation and what I mean by linear inequation, what I mean by equality and what I mean by inequality। ये 2 बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। आज बेटे मैं 1-2 बातें और बताऊंगा, एक साथ तो सारी बताने वाला नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। तो दोस्तों आप कमर सीधी करके एक बार दोबारा से लिख रहे हैं। देयर आर 8 concepts which are very important to understand the concept of linear programming. So when I say linear programming, there are 8 concepts. Concept number 1, I should be aware of what I mean by linear equation. Concept number 2, I should be aware of what I mean by linear inequality. Concept number 3, आज जो बताना है कि आपके सामने बड़ी सारी चीजें हैं, है ना। आपके सामने मैं कहता हूं, आपके सामने पाव भाजी है। अब पाव भाजी बनेगी कैसे? पाव भी पहले रखेंगे, सब्जी लेकर आएंगे, लेमन लेकर आएंगे, चटनी लेकर आएंगे, भाजी बनाएंगे, मसाला। इट मीन्स यू विल फर्स्टली फॉर्मुलेट दैट। पहले आप उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद ही किचन में जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले किचन में चले गए, अच्छा पाव नहीं है, गैस बंद की, पाव मार्केट खरीदने के चले गए। अच्छा भाजी नहीं है, फिर गैस बंद की, फिर भाजी लेने चले गए। अच्छा नमक नहीं है, नमक लेने चले गए, सॉल्ट लेने चले, नहीं बेटे पहले इन सभी का अरेंजमेंट होगा। पहले इन सबको हम फॉर्मुलेट करेंगे कि हम चाहते क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। बिकॉज वी नो दैट देयर आर मोर देन वन लिमिटेशन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेटे इन सबको लिखने के एक तरीके का नाम है फॉर्मुलेशन। इट मीन स्टेप नंबर 3 में मैं आज जो बताने वाला हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू सॉल्व अ मैथमेटिकल मॉडल, whenever you want to solve a linear programming model,
आपको एक बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो उसको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए। बेटे आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल योर ऑब्जेक्टिव इज कि आपको कुतुब मीनार जाना है, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स? टाइम कैन बी अ कॉन्स्ट्रेंट, व्हीकल कैन बी अ कॉन्स्ट्रेंट, ट्रैफिक कैन बी अ कॉन्स्ट्रेंट। इट मीन जो भी चाहिए और वो चाहत के पीछे क्या क्या बातें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स, उन सभी को हम एक साथ मेंशन कर देंगे। जब हम एक साथ मेंशन करेंगे, हम साथ साथ हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी साथ साथ है, लिमिटेशंस भी, कॉन्स्टेंट्स भी एक साथ लिखेंगे, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। देन ओनली वी कैन प्रिपेयर अ ग्राफ, और देन ओनली वी विद हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन वी कैन सॉल्व इट, और देन ओनली विद हेल्प ऑफ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन वी कैन सॉल्व इट। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या मास्टर बोलता आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, व्हाट आई मीन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हाट आई मीन बाय ग्राफिकल मेथड। बेटे आप भूल जाओ, आप बस कमर सीधी करके बैठो, सब कुछ भूपेश आनंद बताएगा, आप टेंशन किस बात की लेते हो? आप बस लिखना तो शुरू करो। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, एक बच्चा कह रहा है लिखा है, दोबारा लिखना है। बेटे दोबारा लिखना है, मैं चाहता हूं लिख लिख के आपको बातें समझ आए। तो बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 लीनियर इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी, कंसेप्ट नंबर बेसिक कंसेप्ट नंबर 3 जो आज करेंगे, आज की रात बातों की रात होगी। बेटे लेक्चर नंबर 6 में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में, I will be discussing about basic concept number 3, how to formulate it, and then how to find out the common area, how to find out the feasible area। भाई आप 3-4 दोस्त हैं, एक कहता है जी मूवी देखने जाना है, एक कहता है नहीं वहाँ जाएंगे, एक कहता है यहाँ घूमने जाएंगे, एक कहता है मॉल में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सब अलग अलग बोल रहे हैं, सबके लिमिटेशंस अलग अलग हैं, सबके कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले सबको बिठाऊंगा, सबकी बातें पहले सुनूंगा कि इसकी बात क्या है, कहता है मॉल जाना है, ये कहता है जी इस मूवी को देखना है, ये कहता है जी मार्केट घूमना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, मजे लेना, जिंदगी के मजे लेना। सपोज कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 4-5 दोस्त मिले, मजे लेना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट उस टाइम स्पेंड करने के लिए हर दोस्त की अपनी अपनी कहानी के किस्से हैं और वो लिमिटेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, वो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स लिखेंगे, लिमिटेशंस लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो दोस्तों इन linear programming, in business decision making also, we will firstly write down the formulation। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फॉर्मुलेशन करना सिखाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि फॉर्मुलेशन में कौन सी 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स और इक्वेशंस और लाइंस और फंक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट, एंड देन हाउ टू प्रिपेयर अ ग्राफ एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉमन एरिया। भले वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप बस चुपचाप लिखेंगे जी कंसेप्ट नंबर 4 फिजिबल एरिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिजिबल एरिया। फिजिबल एरिया का मतलब है कॉमन एरिया, मतलब एक कॉमन पॉइंट है। जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, कांग्रेस भी, ये भी, सारी पार्टीज मिलकर एक कॉमन एरिया, कॉमन मुद्दे निकाल लेते हैं और उस कॉमन मुद्दे में सभी सेटिस्फाई होते हैं। ऐसे ही वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, सारे लिमिटिंग फैक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे और उन सभी में से कुछ कॉमन बातें निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं कॉमन एरिया, और जिसको हम बोलते हैं फिजिबल एरिया, जिसका नाम है कंसेप्ट नंबर 4। हम लेक्चर नंबर 6 में करने वाले हैं, लेकिन आप अभी लिख रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 5 आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज टू बी डिस्कस अलॉन्ग विद फॉर्मुलेशन। तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कह दें, प्रॉफिट फंक्शन कह दें, कॉस्ट फंक्शन कह दें, या कुछ भी ना कहें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह दें। बेटे मैं आज आपको नेचर बताऊंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो कंसेप्ट नंबर 5 लिख रहे हैं। कंसेप्ट 6 अजम्पशन है, अभी नहीं करेंगे, लेक्चर 7, 8, 9 में देखेंगे। इसका मतलब 11-12 लेक्चर्स लेने वाले हैं। बेटे मैं भूपेश आनंद जब तक एक एक बात को ना क्लियर कर दूं, लेक्चर लेने बंद नहीं करूंगा। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग विद कंसेप्ट नंबर 6 और 7 व्हाट आई मीन बाय स्लैक वेरिएबल क्या होता है। एंड कंसेप्ट नंबर 8 व्हाट आई मीन बाय शैडो प्राइस और द डुअल प्राइस। आई थिंक आप यहां तक बात समझ चुके हैं। मैं आज आपके सामने कंसेप्ट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का लेक्चर नंबर 5
इट इज स्पेसिफिकली फॉर फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब है कि कोई भी चीज बनानी हो तो पहले उसके लिए जो मटेरियल चाहिए हम पहले इकट्ठा करते हैं। अच्छा, फॉर्मुलेशन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन लीनियर प्रोग्रामिंग की। व्हाट आई वांट, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप सबको ऑब्जेक्टिव है टू क्लियर द एग्जामिनेशन, टू गेट द जॉब, उसके बाद फिर उसके बाद मजे, जिंदगी, घर, गाड़ी, बंगला, इट मीन्स दिस कैन बी ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव के लिए यू हैव डिफरेंट लिमिटेशंस। तो फॉर्मुलेशन में हम क्या करेंगे, दो, एक हीरो और एक हीरोइन, दीपिका पादुकोण लीनियर प्रोग्रामिंग सीरीज में फॉर्मुलेशन में एक तो होगा हीरो। हीरो का मतलब है ऑब्जेक्टिव कि मुझे ये पाना है। अच्छा, ये पाने के लिए दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। तो एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी। हीरो का नाम होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हीरोइन होगी क्या, लिमिटेशंस, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो आप लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट नंबर 4, फॉर्मुलेशन इन केस ऑफ टेकिंग बिजनेस डिसीजंस। जब हम बिजनेस डिसीजंस लेंगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एक बच्चा कहता है कब लेंगे, व्हेन देयर आर मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स वी विल गो फॉर मैथमेटिक्स, एंड व्हेन आई से मैथमेटिक्स आई विल गो फॉर मैथमेटिकल मॉडल, इट मींस लीनियर प्रोग्रामिंग। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू टेक द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट। सबसे पहली बात, कोई भी चीज बनानी है तो आपके पास पहले फॉर्मुलेशन होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट, एंड फॉर्मुलेशन में दो चीजें आएंगी, एक हीरो होगा और एक हीरोइन होगी। हीरो का नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हीरोइन का नाम क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, ब्रैकेट में लिमिटिंग फैक्टर्स, इन लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट। आराम से लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 4 में, दैट व्हेनेवर आई वांट टू सॉल्व इट विद मैथमेटिक्स आई शुड बी अवेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड व्हेन आई एम अवेयर ऑफ इक्वेशंस इट मींस व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस इट शुड बी अ लीनियर इक्वेशन। इट मींस जो ऑब्जेक्टिव होगा या जो आपका कॉन्स्टेंट है, हम उसको कुछ इस तरह से करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाए। अच्छा, जैसे ही वो लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाएगा हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सर, मैं भूपेश आनंद आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं, जैसे ही फॉर्मुलेट करेंगे तो हम उसका फिजिबल एरिया निकाल लेंगे। फिजिबल एरिया बड़े डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट हो सकता है। ग्राफ बनाएंगे, अच्छा ग्राफ में भी इंस्पेक्शन करेंगे, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन देखेंगे। अभी मैं वो कुछ नहीं बता रहा, आप अभी 2 लाइनें लिख लें। मैं भूपेश आनंद पॉइंट नंबर 2 में हूं इस समय, और आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबको मैं अभी तक ये बता चुका हूं दैट व्हेनेवर आई वांट टू सॉल्व इट विद लीनियर प्रोग्रामिंग इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई शुड फॉर्मुलेट इट, एंड व्हेन आई से फॉर्मुलेट इट इज अ मिक्सचर ऑफ हीरो एंड हीरोइन। व्हेन आई से हीरो इट इज ऑब्जेक्टिव एंड हीरोइन इट इज लिमिटिंग फैक्टर्स। बट हीरो और हीरोइन के मैंने वेरिएबल्स के नाम देने हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा दीपिका, मैंगो, एप्पल, नहीं, आई विल नेम इट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में कहा था, लेट द मैंगोज बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, let the apples be represented by y, let दीपिका पादुकोण be represented by x। it means जो भी मेरे पास वहां पर फैक्टर्स हैं मैं उनका वेरिएबल से नामकरण करूंगा, उनका नाम दूंगा। आ कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं तेरा नाम अपने नाम के साथ। so first step my dear friends will be, because I want to prepare an equation, and for equation I have to be aware of the variables, and when I say variable it means x, y, z. So step number 1 is I should firstly relate that this is x variable, this is y variable, this is z variable. तो मैंने लिखा स्टेप नंबर 1, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। डिफाइन द वेरिएबल्स, मतलब जो भी उस क्वेश्चन में, जैसे मैंगोस थे तो हमने x को कहा मैंगोस, एप्पल्स को कहा y, बनानास होते तो कहते z। हम एप्पल्स, बनाना और मैंगोज नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे x, y, z। तो सबसे पहले किसको क्या बोलेंगे लिखना पड़ेगा ना। तो स्टेप नंबर 1, डिफाइन द वेरिएबल्स एज x, y, z। सेकेंड इज डिफाइन एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहली बात, मुझे ऑब्जेक्टिव निकालना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटे बड़ी मेहनत की है मैंने, पहले से ही स्लाइड्स बनाकर रखी, मेहनत की, खुद लिखा, पीपीटी नहीं है, मैं किसी स्टडी मटेरियल से अंडरलाइन नहीं करा रहा, मैं लिखा मैंने, और मैं चाहता हूं कि आप भी लिखो। बेटे जब हम लिखते हैं ना तो ज्यादा लॉजिकली क्लियर होता है। अभी हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आज भी
यार आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपको लॉजिक देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। एमसीक्यू तभी होंगे जब आपको लॉजिकली बातें क्लियर होंगी। तो मैं कह रहा हूं जी स्टेप नंबर 2 में मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आई वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आई वांट टू रीच कुतुब मीनार, आई वांट टू गेट दिस, आई वांट टू परचेज दिस। बट इफ आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, धंधो, धंधों के पार्ट से, इफ आई टॉक फ्रॉम पॉइंट ऑफ धंधो, द ऑब्जेक्टिव कैन बी ईदर प्रॉफिट और कॉस्ट। प्रॉफिट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज्ड। बट माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बड़े हो गए हैं बेटे। जब आप छोटे थे ना तो प्रॉफिट की बातें करते थे। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। बेटे आपको यह भी पता है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। इट मीन्स आपको यह भी पता है कि आपके डिसीजंस अब प्रॉफिट से डिटरमाइन नहीं करेंगी, आपकी डिसीजंस कंट्रीब्यूशन से डिटरमाइन करेंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आई वांट टू से यू दिस ओनली, क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा या तो कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। मैंने जान के समझाने के लिए प्रॉफिट भी लिख दिया, समझाने के लिए प्रोडक्शन लिख दिया। आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन विद इन द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद इन द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, आई वांट टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन विद इन द गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। इट मींस दीज आर टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब ये मत पूछना कि मैक्सिमाइज क्यों, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। अच्छा अगर कॉस्ट होगी, मान लेते हैं आपको मटेरियल कॉस्ट गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, इट मींस आई वांट टू मिनिमाइज दैट। बेटे इस दुनिया का रूल है, कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड, प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, कंट्रीब्यूशन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। एंड कमिंग classes I will be using contribution, I will not be using the word profit, rather I will be using contribution. तो आप लिखेंगे first लिखेंगे I will be, step number 1 I will be relating with the, I will be defining this as variables. Second step will be I will be defining and formulating the objective function. And when I say objective function, my objective will be because I have already, मैंने पहले से ही variables का नाम दे दिया है। अब उन वेरिएबल्स को या तो मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज तभी करना होगा जब आपको प्रॉफिट गिवन होगा, कंट्रीब्यूशन गिवन होगी और प्रोडक्शन गिवन होगी, या उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कॉस्ट को होता है। तो मैंने बेटा एक बात लिखी, आप सब लिखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, आप ढीले नहीं भरेंगे। मोबाइल फोन को बंद कर दो, गोली मार दो। मैक्सिमाइज स्लैश मिनिमाइज। मैक्सिमाइज क्या करना पड़ता है? या तो प्रोडक्शन या प्रॉफिट, हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन। और मिनिमाइज किसको करना पड़ता है? कॉस्ट। फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटे कोई भी चीज है, जैसे मैंने अभी ब्लेजर पहना है तो क्लास लेने से पहले एक डेकोरम मेंटेन किया ना मैंने। ऐसा थोड़ी कोई भी टी शर्ट पहन के आ गया है और आपके सामने क्लास लेने लग गया कि आप क्या बातें करते हो, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं बेटे, बैठा नहीं हूं, एक डेकोरम मेंटेन किया है। सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेदर इट इज टू बी मैक्सिमाइज और वेदर इट इज टू बी मिनिमाइज, इट हैज टू बी इन अ डेकोरम। मैं लिखूंगा भाई मुझे मैक्सिमाइज करना है क्या? कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? क्योंकि ये जो दो वेरिएबल्स है इससे मुझे इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन मिल रही है, तो मैंने लिखा मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, सी। मैंने सिंबल डाल दिया सी कि भाई ये यूनिट्स, फॉर एग्जांपल एक्स, लेट इट बी पिज़्ज़ास। मैं मान लेता हूँ ये पिज़्ज़ा है और ये मैं मान लेता हूँ बर्गर है, मान रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में लिया था एप्पल्स और मैंगोस। मैंने जान के कुछ अलग, कुछ नई चीज, कुछ और नया बताने के लिए लेट इट बी मैंगोस, लेट इट बी बर्गर्स एंड लेट इट बी पिज़्ज़ास। अभी मैं आने वाली केस स्टडी में, अभी आई विल बी रिलेटिंग दिस केस स्टडी ओनली जहां पे मैंने पिज़्ज़ास और बर्गर्स लिए हैं। मुझे डोमिनोज पिज़्ज़ा का, मैं आई एम ए क्वालिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डोमिनोज पिज़्ज़ा, जुबिलिएंट फूड्स, and I am producing two things only. One is pizzas and second is burgers. And my objective is I want to maximize the contribution by selling pizzas and by selling burgers. तो मेरा profit function, contribution function क्या होगा? My contribution function will be C. That is contribution is equal to contribution of per unit in selling pizzas into number of units being sold, which I have related it as X. Plus contribution by selling burger into number of burgers which I have sold and I have represented it as Y. तो मेरा आ गया जी contribution is equal to X or any number of dollars plus Y dollars, where X is number of burgers, X is number of pizzas and Y is number of burgers. Or my objective can be I want to minimize the cost. मैकडोनल्ड का मैं, आई एम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कि भाई मैं इन बर्गर्स की
और इन पिज्जास की और इस बर्गर्स की कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहता हूं। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, घबराना है नहीं बेटे। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि आप सभी स्टेप नंबर 1 में पहले वेरिएबल्स लिखिए, स्टेप नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज भी हो सकता है। आपको इसका फॉर्मेट लिखना है और फॉर्मेट में आई विल बी राइटिंग डाउन इधर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, कुछ तो लिखेंगे, मरता क्या ना करता, इधर आई विल बी राइटिंग डाउन मैक्सिमाइजेशन और आई विल बी राइटिंग डाउन मिनिमाइजेशन, बट द लॉजिक इज प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, profit is to be maximized, but I will not be using profit, I will be using contribution. It means contribution is to be maximized, cost is to be minimized. तो मैंने वहां पे लिखा this फॉर्मेट में क्या लिखा, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इक्वल टू इतना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर पिज्जा इनटू नंबर ऑफ पिज्जाज प्लस contribution per unit of burger into number of burgers. So this equation, मैंने क्या किया, हर चीज को मैं इक्वेशन फॉर्मेट में लेके आ जाऊंगा। आप मेरी बात को समझ रहे? स्टेप नंबर 3, फॉर्मुलेट द कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, मुझे कॉन्स्टेंट्स के रिस्पेक्ट में बताना है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है तो व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कॉन्स्टेंट्स का मतलब है लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब है बाउंड्रीज, कि भाई इसी बाउंड्री में करना है, जैसे चौका छक्का होता है क्रिकेट का। अच्छा, लिमिटेशंस कैन बी मटेरियल, कैन बी ए लिमिटेशन, स्किल्ड लेबर आवर्स कैन बी ए लिमिटेशन, machine hours can be a limitation, sales in demand can be a limitation, and there has to be more than one limitation, then only we are going for linear programming. आपको क्वेश्चन चीख के बताएगा कि मेरी लिमिटेशन ये है, मेरी थ्योरी स्ट्रांग है, मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरी मैरिज हो गई है। इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट लिमिटेशंस। सिमिलरली इन केस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। तो स्टेप नंबर 2, फॉर्मुलेट द कॉन्स्ट्रेंट्स और द लिमिटिंग फैक्टर्स। बड़ा इजी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में था कि भाई 20 रुपए का मैंगो है, 25 रुपए का एप्पल है और आपके पास 100 रुपीज़ ही है ना। इट मीन्स आई कैन नॉट बाय मोर देन 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ फंड्स कैन बी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ लिखिए नंबर ऑफ पिज्जाज प्लस नंबर ऑफ बर्गर्स इनटू कंट्रीब्यूशन। नाउ द लिमिटेशन कैन बी मटेरियल लिमिटेशन, लेबर आवर्स लिमिटेशन, मशीन आवर्स कैन बी लिमिटेशन, कुछ भी लिमिटेशन हो सकती है। सेल्स इन डिमांड भी लिमिटेशन हो सकती है पर्टिकुलर यूनिट की, कि भाई हम पिज्जा इससे ज़्यादा बेच ही नहीं सकते, या वाई बर्गर से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है जी। तो दिस कैन ऑल्सो बी लिमिटेशन, और मैक्सिमम डिमांड कैन बी दिस मच। सो दीज कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशंस। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। भूपेश आनंद आपको लिमिटेशंस, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, बंदा हाजिर है, आपको बताएगा। आप बस लास्ट में लिख लो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। बेटा ये अजम्पशंस में आएगी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू और z की वैल्यू इज ऑलवेज और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं हो सकते। इट मीन्स वो वेरिएबल्स की वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी। अभी हम देखेंगे। दिस इज अ अजम्पशन, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। दिस इज नॉन नेगेटिविटी। बेटे आप फिर भूल रहे हैं। Step number 1 is define the variable. Step number 2 is you have to define the objective function, and I have told you the objective, maximization or minimization with respect to those variables. And step number 3 is I have to prepare the constraints. तो बेटा फॉर्मुलेशन में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, है ना। जैसे किसी की मैरिज में जाते हैं तो आप पैसों वाला लिफाफा लेके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, आप जाते हैं पहले उनको सगन देते हैं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मुलेशन। फिर खाना स्टार्ट करते हैं, पहले स्नैक्स खाते हैं, फिर उसके बाद मेन मेन्यू में जाते हैं, आपसे नहीं खाया जाता फिर भी डेजर्ट्स खाते हैं, फिर हाजमोला की टैबलेट लेते हैं। इट मीन्स दिस इज द फॉर्मुलेशन। आपको ऐसे 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 ही करना है, ठीक है जी। तो आपने कॉन्स्टेंट्स भी लिख लिए। अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, अच्छा ये लिख लें। वैसे ये स्टेप नंबर 3 जो है ना, स्टेप नंबर 4 दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द फिजिबल एरिया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने वैसे फिजिबल एरिया बताया नहीं है, या इसको एक सेकंड लिख लें तो अच्छा है। ड्रॉ अ ग्राफ। अभी आज नहीं कवर करेंगे, बस लिखा है इसलिए मैंने को लगा कि स्टेप नंबर 4 भी आप लिख लो। हर कंसेप्ट का स्टेप है।
तो ड्रॉ अ ग्राफ एंड आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन और एरिया। ड्रॉ अ ग्राफ मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या जो कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि हमने उनको इक्वेशंस में बना दिया है और हर इक्वेशन के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और 2 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं लेट एक्स भी 0 वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, लेट वाई भी 0 एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, एंड देन आई विल प्लॉट इन द ग्राफ। मैं उसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा। अच्छा, ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आई विल फाइंड आउट द फिजिबल एरिया, द कॉमन एरिया, अभी बताया था। अच्छा, कॉमन एरिया को निकालने के 3 तरीके हैं, वो 3 तरीके लिखे हैं मैंने यहाँ पे, जो आपके स्टडी मटेरियल में भी हैं, तो आपको डिस्कस करूंगा। ड्रॉ अ ग्राफ एंड आइडेंटिफाई फिजिकल रीजन और द कॉमन रीजन। कॉमन अभी बताया था ना दोस्तों की कहानी, कॉमन एरिया। अच्छा, पहला तरीका है इंस्पेक्शन, आंखों से देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन से कि कॉमन एरिया क्या है। दूसरा तरीका है विद हेल्प ऑफ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आज के लेक्चर में मैं आपको कंट्रीब्यूशन, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से कैसे कॉमन एरिया निकालते हैं उसको बताऊंगा, या आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन होती क्या है, तो एरिया नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। व्हाट इज आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन वो बताऊंगा। फिर तरीका नंबर 3, आज नहीं बता रहा, लिख रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, आप बिल्कुल नोट करेंगे, आप A to Z अभी नोट कर रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी ड्रॉ अ ग्राफ, अभी ग्राफ बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। आइडेंटिफाई द कॉमन एरिया, और उस कॉमन एरिया को निकालने के 3 मेथड्स हैं, इंस्पेक्शन, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। बस दोस्तों, अब और कुछ नहीं बताना। मैंने जो अभी तक बताया, फॉर्मुलेशन की बातें बताई और आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन की बात बताई, मैं भूपेश आनंद अभी कुछ नहीं करा रहा आपके मटेरियल से, खाली एक आपके सामने और मेरे सामने केस स्टडी है बर्गर की और पिज्जास की, लिखना शुरू कर देंगे। कैलकुलेट, सपोज द 2 प्रोडक्ट्स पिज्जास एंड बर्गर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। You are a management accountant of Jubilant Foods. You are a management accountant of Domino's Pizza and McDonald's. मान लेते हैं मर्ज हो गए, है ना, तो आप 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बर्गर्स एंड पिज्जास बीइंग प्रोड्यूस एंड सोल्ड। अच्छा, पिज्जा बनाते हैं तो 1 यूनिट बनाते हैं तो आपको $10 पर यूनिट की कंट्रीब्यूशन मिलती है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, बर्गर बनाते हैं तो आपको $1 पे, एक बर्गर पे $5 मिलते हैं, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। भैया ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बिकॉज ये केस स्टडी है इसलिए मैं दे रहा हूं आपको। पिज्जास, एक पिज्जा बनाने में $10 की कंट्रीब्यूशन मिलेगी और एक बर्गर को बनाने में $5 की कंट्रीब्यूशन मिलेगी। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्रॉफिट लाइन, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। आज के इस लेक्चर में मैं कॉन्स्टेंट्स भी नहीं बता रहा, और बोलो बेटे, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए ना पहले कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मैं सारा कुछ बता दूंगा, फॉर्मुलेशन पूरी थ्योरी बताऊंगा, बट इन टुडेज लेक्चर आई विल बी बेसिकली फोकस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, आप ये बताओ, आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है, क्या लगता है कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना चाहिए या कंट्रीब्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए? बेटे, छोटी छोटी बातें पूछोगे ना, थप्पड़ मारूंगा। कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, लेकिन उससे पहले भी क्या करना चाहिए बेटे, हमने पहले नामकरण करना है, पिज्जा का नाम देना है वेरिएबल्स में। क्यों? बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने लिखा, आ कागज कलम दवातला, मैंने लिख दिया, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पिज्जास, लेट x be the number of units of pizzas. It means let x be the number of units of pizzas being produced and sold, and let y be the number of burgers being produced / sold. So total contribution in case of pizzas will be, total contribution will be contribution from pizzas plus contribution from burgers. तो कितनी होगी
भाई 1 यूनिट ऑफ बर्गर बेचते हैं जिसको हमने एक्स कह दिया है, तो $10 एक्स प्लस $5 वाई, बिकॉज बर्गर का नाम है वाई है, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया जी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेलिंग ऑफ दिस प्लस टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बर्गर्स विल बी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहां पर लिखा मैक्सिमाइज, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी मैक्सिमाइज। आप लिख रहे हैं कमर सीधी है, तो मैंने लिखा जी ISO contribution line, because here it is a contribution, so I can also name it as ISO contribution line, or I can say it as it is objective function. Total contribution is equal to 10x total contribution। भाई आप ये बताओ total contribution कितनी होगी? 10x plus 5y। It means the contribution I received from selling pizzas plus contribution which I received from burgers, so total contribution is equal to 10x plus 5y। तो मैंने लिखा maximum contribution, because I want to maximize it, I want to maximize it, I want to maximize it, तो मैंने लिखा maximize contribution C is equal to 10x plus 5y। अच्छा आप ये बताइए, एक इक्वेशन आ गई ना। अच्छा इक्वेशन के लिए आपको लगता है कि दोनों राइट हैंड साइड में भी नंबर होना चाहिए? नंबर गिवन नहीं है, मैंने ऐसे ही क्योंकि केस स्टडी दी। अच्छा कुछ ना कुछ नंबर तो होना चाहिए। मैंने कहा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मैं खाली अगर ऐसे लिखता हूं तो मैं ग्राफ में तो ड्रॉ ही नहीं कर सकता। इट मीन्स LHS में भी नंबर्स होने चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, RHS में भी नंबर या वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा आप नंबर अज्यूम करने के लिए आप वैसे कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमने जो मेथड नंबर 2 करना है ना, टू फाइंड आउट द कॉमन एरिया विद हेल्प ऑफ आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा बेटर पता क्या रहता है नंबर लेने में, कि हम ऐसा नंबर लें जिससे दोनों वेरिएबल्स आपस में इंटर डिवाइड हो जाए, कॉमन मल्टीपल, LCM जिसको बोलते थे। याद है LCM होता था एक जमाने में, है मतलब 10 और 5 का हम LCM लेंगे, या कुछ ऐसा लेंगे कि उस नंबर से ये 10 और 5 आराम से डिवाइड हो जाए। क्या आता है आपके माइंड में? बड़े सारे नंबर्स आते होंगे बेटे 300 भी आता होगा, 400 भी आता होगा, 500 भी आता होगा। मैं कहता हूँ चलो मान लेते हैं, मैंने खाली बताने के लिए मैंने कहा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू लेट इट बी $500। मैं भूपेश आनंद आपसे यही बात कह रहा हूं कि आपको नंबर्स ही ड्रॉ करने हैं, क्योंकि नंबर्स क्या है, इक्वेशन से ही आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन में आपके पास नंबर्स होने चाहिए LHS में भी और RHS में भी, समझ रहे हैं ना? तो LHS और RHS, मैंने यहां पर RHS लिखा है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन C है, यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने कहा मुझे कोई नंबर चाहिए, तभी मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्मेट दे सकता हूं, लेट इट बी लीनियर इक्वेशन, एंड देन ओनली आई कैन फाइंड आउट 2 पॉइंट्स, एंड देन ओनली आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन ओनली आई कैन रिप्रेजेंट इट इन अ ग्राफ पेपर। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट इट बी एनी नंबर, बट द पॉइंट इज, द लॉजिक इज, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10 and 5। इट मीन्स इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10 and 5। तो लेट द नंबर बी 500, क्योंकि 500 को भी आप 10 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने डिवाइड करना है। तो हमें अब ये चेक करना है कि मैं कौन सा नंबर लूं जिससे वो 10 और 5 डिवाइड हो जाए। मैंने कहा 10 पंजे 500, 10 पंजे 50, आप 50 ले लो। मैंने जान के 500 ले लिया। तो देखिए जी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, अब बेटे ये जो बात मैंने अभी लिखी है ना, जो थ्योरी मैंने लिखी है, आप बड़े ज्यादा समझदार हो गए ना तभी लिखोगे, अदरवाइज आप कहोगे बेकार है। नाउ फ्रेंड्स, वी डू नो द प्रॉफिट फिगर। In order to represent contribution line in a graph paper, we need a figure in RHS also। बेटे क्या मेहनत की यार, जो बोला उसको लिख भी दिया कि मुझे पता आप शायद वो सेंस नहीं समझ पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो लिख दिया that we want a figure in RHS also, because then only it can be named as a straight line, and then only it will be a linear equation, and then only I can draw it in the graph। Now we can assume any figure in RHS। बताओ हद कर दी आपने, क्या क्या लिख दिया। अब आप कोई भी फिगर ले सकते हो, बट बेटे यू कैन गो एनी एग्जामिनेशन अगर आपके पास ये लॉजिक्स है, बट लॉजिकली स्पीकिंग इट इज बेटर टू अज्यूम अ फिगर इन द RHS। लॉजिकली स्पीकिंग, समझदारी की बात यह है कि आपको वो वाली फिगर लेनी चाहिए RHS में जो कॉमन मल्टीपल हो, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10 and 5, बिकॉज हमें उसको डिवाइड करना है अभी। तो मैंने, बिकॉज लेटर ऑन वी हैव टू डिवाइड, हद कर दी।
कॉमन मल्टीपल क्यों लेते हैं, वो फिगर कौन सी होनी चाहिए, उसको लॉजिकली क्या करना है, वाई वी टेक अ मल्टीपल, बेटे उसका कारण भी लिख दिया, दैट बिकॉज वी हैव टू डिवाइड आफ्टर सम टाइम। ठीक है सर। सो नाउ our contribution equation or objective function or profit line or cost function, suppose we have taken the contribution of $500। आप कुछ भी ले लेना भाई साहब, मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा, $500 की जगह $400 ले लो, $250 ले लो, टेंशन मत लेना, उसकी स्लोप वो आएगी, स्ट्रेट लाइन वही आएगी, वही बात आज मैंने प्रूव करनी है। आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बातें बतानी है। तो मैंने मान लिया मैंने $500 लिए, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, my objective function will be, my objective function will be, my objective function will be, my objective. Now friends, contribution is to be maximized or it is to be minimized? It is to be maximized. It is but natural that contribution is to be maximized and cost has to be minimized. but natural है। ये आप मेरे से मत बोलना, थप्पड़ मारूंगा खींच खींच के, क्योंकि आप कमर सीधी करके नहीं बैठ रहे, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा कि कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है। ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज ऐसे भी लिख सकते थे, मैक्सिमाइज 500 कंट्रीब्यूशन डॉलर्स इज इक्वल टू 10x प्लस 5y। आराम से, आराम से बेटे, आराम से, ये डॉलर है बेटा। $500 मैंने अज्यूम किया, आप 250 ले लो, क्योंकि हमने वो चीज़ लेनी है क्योंकि जो उससे भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्योंकि कुछ देर के बाद डिवाइड करना है। नाउ इन ऑर्डर टू ड्रॉ, अब बेटा एक लाइन आ गई, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, एक लाइन आ गई। अगर मेरे को उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ इन द ग्राफ पेपर, वी हैव टू ड्रॉ द कॉन्स्टेंट्स। अभी मैंने कॉन्स्टेंट्स की बात ही नहीं की, मैं जस्ट अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने इसका नाम दे दिया आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, कोई भी लाइन हो, उसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, एक को x ले लो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे को x 0 ले लो और फिर उसकी वैल्यू निकाल लो। मतलब पहले x को 0 ले लो, फिर y की वैल्यू निकाल लो, फिर y को 0 ले लो, x की वैल्यू निकाल लो। तो बेटे मैंने यही बात की है, लेट x be 0, तो y is equal to 100, and let y be 0, then x is equal to 50. So I have seen the two coordinates 0 100 50 0। बेटे क्या लगता है, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हम? बड़ी मेहनत की यार मैंने। अब अच्छा, आप में से ना कुछ बच्चे ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ढीले हैं, उनके पास रूलर भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है। अच्छा, वो नोट भी नहीं कर रहा, वो बेवकूफ है, नेक्स्ट टाइम पेपर देंगे। लेकिन आप में तो कुछ बच्चे समझदार हैं, वो रूलर भी रखा है उन्होंने, ग्राफ पेपर भी रखा है। चलिए ग्राफ नहीं तो अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में हम एक वेरिएबल लेंगे पिज्जा एक्स को, और वाई एक्सिस में बर्गर, और हम चेक कर लेंगे 0 100 50 0 है, इसका मतलब हमें 100 और 50 तक के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 0 10 20 30 40 ये ले लिए बेटा। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है, कोई रामायण पढ़नी है क्या यहाँ पे? आओ ये देखो, पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 100 का, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पिज्जा 0 है, और बर्गर 500 बेच रहे हैं, तो तब मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट है कि हम बर्गर 0 बेच रहे हैं और पिज्जा 50 बेच रहे हैं। बेटा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ नहीं सकते। अब आप चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, इसकी स्लोप सेम रहेगी, ग्रेडियंट सेम रहेगा। मैंने इक्वेशन का नाम लिख दिया, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू $500। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, और बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इसका नाम हो सकता है आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। तो मैंने दोस्तों आपके सामने कुछ बातें लिखी हैं, बड़ी मेहनत की। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो मैंने लिखा, नाउ फ्रेंड्स, इफ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट, मुझे अब ये प्रूव करना है कि अगर आपने 500 की जगह कोई दूसरा नंबर लिया होता तो क्या तब भी आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ऐसी आती? हाँ बेटा, दूसरी भी ऐसी आती, लेकिन हाँ उस पहली वाली से पैरेलल होती। मान लेते हैं 250 ले लिया आपके मन की तसल्ली के लिए, मैं जस्ट कुछ प्रूव करना चाहता हूं कि 2 आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो इसलिए कोई घबराना नहीं है, आप कुछ भी लें। लेट द सेकंड नंबर, जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग, आई हैव टेकन इट एज 250, लेट इट बी 250, तो मैंने मान लिया जी 250 है। सो इन ईच अदर केस वी अज्यूम एनी अदर वैल्यूज। सपोज इंस्टेड ऑफ $500 we have assumed $250, which is also multiple of 5 and 10.
So my equation now will be $250 is equal to 10x plus 5y, or 10x, that is contribution from pizzas plus contribution from burgers, is equal to total contribution $250. 10x plus 5y is equal to 250. अब बेटे ये भी एक लाइन बन गई. मैं प्रूव क्या करना चाह रहा हूं कि दो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, और आप कोई भी नंबर लेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है. तो मैंने इसके लिए कहा लेट द x बी इक्वल टू x बी इक्वल टू 0, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. बिकॉज यहाँ पे 250 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 50. अच्छा, जब मैं y को 0 लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25. अब मेरे पास दोबारा से दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, x और y, 0 50 25 0. अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो बेटे कुछ इस तरह से आएगा. देखो, मैंने पहली वाली लाइन को जो ड्रॉ किया था, जब मैंने लिया था 10x प्लस 5y इज इक्वल टू $500, तो ये वाली लाइन आ रही थी. जब मैंने लिया था 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 500, अब मैं ले रहा हूं 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 250. तो आप चेक करो, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 250 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ूंगा तो एक लाइन और आएगी. हाँ, वो लाइन पहली वाली लाइन से पैरेलल है और वो ओरिजिन से ज्यादा पास है. मतलब 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 250 इज मोर क्लोजर टू ओरिजिन. 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 500 इज अवे फ्रॉम ओरिजिन. अच्छा, जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे आपका प्रॉफिट ज्यादा आता जाएगा. मान लेते हैं हमने 1000 ले लिया तो 1000 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी. तो एक बात हमें समझ आ रही है जो हमें कॉमन एरिया को निकालने में मदद करेगी. द पॉइंट इज, more the farther, the closer I go to the origin, I will have a lower profit, I will have a lower contribution, and the farther I go from the origin, I will have a huge profit. For example, in 10x plus 5y is equal to 500, I am, because it is more away from the origin, I am getting $500 as a profit, and in case of 10x plus 5y is equal to 50, it is closer to the origin. तो देखिए जी, मैंने इनको बना दिया. अब आप भी बना सकते हैं, बनाना चाहिए, बेवकूफ़ होंगे तो नहीं बनाएंगे. कंक्लूजन जरूर लिखिए. टू कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. फीचर्स पता चल गए वेनिला आइसक्रीम के, बटर स्कॉच के साथ. क्या कि दो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस जिनके ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूशन अलग है ना, वो पैरेलल होंगी एक दूसरे से. एज कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लाइन मूव्स, अब ये बताऊंगा, जितना वो लाइन मूव करेगी ओरिजिन के पास तो प्रॉफिट उतना कम होगा. जैसे 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 250, इट इज मोर नियर टू ओरिजिन. आप चेक करिए ना, इट इज मोर, दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन इज मोर नियर टू ओरिजिन एज कंपेयर टू दिस लाइन. तो यही बात मैं कह रहा हूं, जितना ये लाइन ओरिजिन से पास होगी उतना प्रॉफिट कम होगा. एंड एज कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट और ऑब्जेक्टिव लाइन मूव्स अवे, it moves away from origin, profit will increase. 10x plus 5y is equal to 500, profit is increasing. 10x plus 5y is equal to 250, profit is decreasing. I think आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं. बेटे ऐसा आपको लग रहा होगा कि आज का लेक्चर फ्रूटफुल नहीं है. बेटे जब फाउंडेशन बनती है ना तो पता भी नहीं चलता कि फाउंडेशन क्यों बना रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ पीरियड के बाद पता चलता है. आप बस चुपचाप मेरे एक दो लेक्चर बेसिक कंसेप्ट वाले, टुडे आई हैव कंसेप्ट क्लियर्ड फॉर्मुलेशन टू सम एक्सटेंट एंड टू सम एक्सटेंट आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन फीचर्स. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सीधा ही इलस्ट्रेशन में आ जाऊंगा और वहीं से कॉन्स्टेंट्स, वहीं से फॉर्मुलेशन, वहीं से सब कुछ बताना शुरू कर दूंगा कैप्लॉन की. ठीक है, या जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा आप किसी से भी कर सकते हैं. बेटा एक गाना दिखाना बहुत ज़रूरी रहेगा और मैंने बड़ा प्यार से ये गाना आपके लिए ढूंढा है. अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बेटे, बहुत अच्छा लगेगा. आप देखिए क्या गाना क्या है. आपको बनना है ऐसे बन के दिखाना है बेटे. पेपर देने से पहले ऐसे बन के दिखाना है, तभी जीतेंगे. तभी जीतेंगे. जीतना है बन के दिखाना है, सिंगम बन के दिखाना है, सिंगम बन के दिखाना है बेटे. तभी तो पास होंगे. मेहनत करनी है, करके दिखाना है, हिम्मत करनी है. मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में.
धज्जियां उड़ा दूंगा बेटे। फॉर्मुलेशन, फिजिबल एरिया, कॉमन एरिया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस, ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं ना बेटे, ऐसे निकलेगा स्लैक, ऐसे निकलेगा सरप्लस, ऐसे निकलेगी शेडो प्राइस, ऐसे आएगा। आप क्यों घबराते हैं? भूपेश आनंद के होते कोई टेंशन नहीं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।